નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલમાં હું હિતવી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, ઘણો જ મહત્વનો વિષય છે આજનું, અને જે આજે આ સમાચારો વહેતા થયા છે સાબરમતી નદી સહિત વાત કરીએ કાંકરિયા તળાવ અને ચંડોળા તળાવમાંથી જે કોરોના વાયરસના સેમ્પલ મળ્યા છે. એટલે કહી શકાય કે આ બંને તળાવ અને સાબરમતી નદી કોરોના સંક્રમિત થઈ છે. સવાલ ઊભો થઈ રહ્યો છે કે પાણીમાંથી આ પ્રકારના વાયરસ મળવા એ ઘણી જ ગંભીર બાબત છે. એએમસી પોતે હજી આ વાતનો સ્વીકાર નથી કરતી અને એએમસીએ લીધેલા સેમ્પલ પોઝિટિવ નથી આવ્યા, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કોરોનાનો વાયરસ નથી મળ્યું. આ પ્રકારની સ્પષ્ટતા ક્યાંક એએમસી તંત્ર તરફથી કરવામાં આવી છે. ત્યારે આ મુદ્દો ઘણો જ ગંભીર રીતે સામે આવ્યો છે. દર્શક મિત્રો, આપને જણાવી દઉં, મારી સાથે આ સમગ્ર ચર્ચામાં જોડાઈ ગયા છે આઈઆઈટી ગાંધીનગરના પ્રોફેસર મનીષ કુમાર અને સાથે શૈશવ વોરા, જેઓ સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ પણ છે અને બ્લોગર પણ છે. બંને મહેમાનોનું સ્વાગત છે. नमस्कार। मनीष जी, ये जो बात आज सामने आई है बड़ी ही गंभीर बात है. कितने सैंपल्स आपने लिए थे और उन सैंपल में से कितने टेस्ट पॉजिटिव आए? क्या है ये समग्र मैटर? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारा पेपर इंग्लिश में था और उसको किसी हिंदी न्यूज़पेपर वाले ने, जो उस सब्जेक्ट का नहीं था, उसने पहले लिखा और बाद में लोगों ने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया. तो इसलिए ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन गया है. एक्चुअली हमने जो टेक्निक यूज किया है उसमें जिंदा वायरस को डिटेक्ट करना नामुमकिन है. आपने वेस्ट वाटर सर्वेलेंस का नाम सुना होगा कि हम वेस्ट वाटर में कोरोना वायरस का जीन का पता करके अर्ली वार्निंग पता चल जाता है कि किसी शहर में, किसी कम्युनिटी में 10 से 12 दिन में क्या होने वाला है, क्योंकि आदमी इन्फेक्टेड पहले होता है और सिम्टम बाद में आता है. तो वेस्ट वाटर से पता चल सकता है. तो फिर हमने उसमें भी हम जीन का डिटेक्ट करते हैं, जिंदा वायरस नहीं डिटेक्ट करते, क्योंकि वो एक्सक्रीशन के बाद जो जीन आता है वो मरा ही होता है. पेट के इन्वायरमेंट में इतना एसिडिक कंडीशन है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता. तो फिर जब लोगों ने हम लोग इंडिया में पहली बार गुजरात में, और वो भी गुजरात के गवर्नमेंट और एएमसी के मदद के कारण हमने लॉकडाउन में सैंपलिंग किया था और इंडिया में पहली बार हमने वेस्ट वाटर सर्वेलेंस किया सक्सेसफुली और रिपोर्ट किया. तो लोग ये पूछने लग गए कि क्या कहते हैं, जहां पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान नहीं है वैसे शहर में हम ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तब हमने सोचा कि ठीक है कि हर शहर में कोई ना कोई नदी तालाब रहता है, तो अगर उसमें अगर हम डिटेक्ट करते चले जाएं या उसका मॉनिटरिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पता चलेगा कि हाँ भाई क्या कंडीशन है. एटलीस्ट अगर हर दिन का अंतर ना पता चले, कोई वेव टाइप आने वाला है, ये पता चल सकता है. तो इसी उद्देश्य से हमने, तो अब हम कोई उस शहर में जाके सैंपल नहीं ला सकते थे, तो हमने यहाँ एक गुवाहाटी का किया, एक ही टाइम का सैंपलिंग, क्योंकि 24 घंटे के अंदर सैंपल हमें चाहिए था. और उसके बाद और यहाँ पे करते रहे मॉनिटरिंग की, देखते हैं कि क्या होता है, क्या हम इसका यूज कर पाएंगे आगे. तो हमने ये रिपोर्ट किया कि हर वीकली हम सैंपल लेते थे और 4 महीने का अभी डाटा रिपोर्ट किया कि 16 सैंपल में 5 सैंपल जो है 5 ओकेजन ऐसे आए जब वो डिटेक्टेबल लिमिट से ऊपर गया. तो इसका मतलब, क्योंकि क्या होता है कि नदी में पानी बहुत ज्यादा होता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, तो डिटेक्शन नहीं हो पाता है. तो इसमें डिटेक्शन हुआ, तो हमने ये रिपोर्ट किया कि भाई डिटेक्ट किया जा सकता है. और इसमें वही मरे हुए वायरस के टूटे हुए जीन हमने डिटेक्ट किए. अब इसको फैलाया जा रहा है कि जिंदा वायरस एक्चुअली आरटीपीसीआर के थ्रू जो भी डिटेक्शन होगा वो जिंदा वायरस का हो नहीं सकता. हम पानी लेते हैं, उसमें से वायरस को प्रेसिपिटेट करते हैं, फिर उसको तोड़ के आरएनए निकालते हैं और आरएनए को आरटीपीसीआर के लिए भेजते हैं. तो अगर उसमें जिंदा वायरस रहेगा भी तो उसको मारना पड़ता है. तो हमारा रिजल्ट जिंदा वायरस को डिटेक्ट कर ही नहीं सकता, इसलिए ये पूरे उससे गलत है. और दूसरी बात यह है कि अगर इसके खतरे क्या है, तो जब टूटे हुए जीन्स डिजीज नहीं काउज कर सकते, और मोस्टली जो है एक्सक्रीशन से वायरस जाता है वहां पे, और एक्सक्रीशन के थ्रू वो वायरस बच ही नहीं सकता. आप जानते हैं कि वो इन्वेलप्ड वायरस है, कमजोर वायरस है, उसमें तो वो नहीं काउज कर सकता. हाँ, वो मदद क्या कर सकता है वो ये है कि मान लीजिए आज 10 ट्रीटमेंट प्लांट हो किसी शहर में और वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम एक नदी का सैंपल लेके पता कर सकते हैं कि, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद पानी उसमें जाएगा, तो अगर हर ट्रीटमेंट प्लांट अच्छे से काम करेगा तो नदी में नहीं निकलेगा, डिटेक्ट नहीं होगा या क्या उसका वो है. तो इस तरीके से समझिए कि सर्वेलेंस का मतलब हुआ सीसीटीवी. तो वेस्ट वाटर सर्वेलेंस एक बड़ा सा कैमरा था, ये नदी का सैंपलिंग करके हम एक और कैमरा लगा दिए कि उससे ये पता चले कि कम से कम सेकेंड वेव, अगर कोई वेव भगवान न करे आए, लेकिन अगर आता है तो हमको एक सूचना मिल सकती है पहले.
और जिस शहर जैसे दिल्ली है, दिल्ली में यमुना नदी है और ये सारा चीज अभी आज तक हमने कोई रिपोर्ट वहां से नहीं देखा, जो कि होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, तो इस कंटेक्स्ट में ये एक यूजफुल ब्रेक थ्रू है। एक ये है कि भाई, और WHO ने भी बोला कि इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। इंडिविजुअल मॉनिटरिंग तो आदमी का टेस्ट करते हैं, फिर वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग, नाउ इट इज एक्सेप्टेड ऑल वर्ल्ड वाइड। तो अगर हम इन्वायरमेंट का भी करेंगे तो उनका भी हेल्थ का पता चलेगा कि हाँ भाई कहाँ कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये एक और आयाम जुड़ा है मॉनिटरिंग में। तो ये एक अच्छी खबर है, ना कि बुरी खबर है, और इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो यही होता है कि अगर उस डोमेन का जर्नलिस्ट ना रहे तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है। बिल्कुल मनीष जी, ये बात जब भी सामने आई, अभी लोगों में पैनिक का माहौल ज्यादा बढ़ चुका है और आज ही के दिन ऐसे ऐसे भी कुछ केस सामने आए हैं कि जिसमें पानी से होने वाली बीमारियों की संख्या बढ़ी हुई है। और साथ ही में जब भी आज जो ये डिटेक्ट हुआ है, एएमसी मना कर रही है, एएमसी ये बात मानने को तैयार ही नहीं है, तो ये तंत्र की कितनी बड़ी लापरवाही आपके हिसाब से? नहीं, मैंने बताया कि देखिए ये हमारा जो काम है वो एएमसी के मदद के बिना नहीं हो पाता। मतलब एएमसी, एक बात मैं बोलूंगा, मैं बिहार से हूं, लेकिन आई एम नॉट मतलब ए वोटर इवन इन दिस स्टेट। लेकिन यहाँ पे कम से कम हम इंडिया में पहली बार क्यों कर पाए, क्योंकि हमें गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का साथ मिला, एएमसी का साथ मिला, जीबीआरसी का साथ मिला, हम लॉकडाउन में जाके सैंपलिंग कर पाए, तो इसलिए हम कर पाए। तो आज भी जो है हमें फंडिंग मिला है, सपोर्ट मिला है, उनके स्टाफ हमें सैंपल देते हैं। तो ये नहीं, लेकिन वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जिंदा वायरस मिला है। और ये बात सही है कि मतलब देखिए, दो चीजों को जोड़ के नहीं देख सकते। बरसात में मतलब मॉस्किटोज बढ़ जाएगा या स्किन रैशेज बढ़ेगा, उसको कोविड से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। और एएमसी में तो मतलब हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनका, मैं लिटरली बता रहा हूँ, उनके स्टाफ आके हमें रिलीजियसली देते हैं सैंपल। नहीं तो हमें 10 जगह अगर हम जाएंगे खुद तो पूरा दिन हमारा उसी में खराब हो जाएगा। तो लेकिन 10 आदमी 10 लोकेशन से लेके हमें सैंपल देता आया है। तो वी आर रियली ग्रेटफुल। और दे नेवर ट्राई टू हाइड, दे ट्राई टू फाइंड ए सोल्यूशन। और बिल्कुल मनीष जी, आपके हिसाब से आया कैसे? आपके हिसाब से पानी में वायरस का पॉजिटिव आना वो आया कैसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने बोला कि एक हमने पेपर पब्लिश किया है कि जिसमें आरएनए है। आरएनए में एक तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, सो नैनोमीटर में होता है। नैनोमीटर मतलब आप समझ लीजिए 10 to the power -9। तो उसके बाद जब आरएनए में 10 जीन है और उसमें भी सब टूट गया पानी में जाके, तो बच गया एकदम सब नैनो साइज। उसके बाद क्या होता है, तो वो एक कोलॉइडल पार्टिकल हो जाता है। वो जरूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट प्लांट उसको रिमूव कर पाए। हमने एक पेपर पब्लिश किया और ये वर्ल्ड में भी अब आ रहा है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैन नॉट रिमूव दिस ब्रोकन जीन्स। तो हालांकि ये इन्फेक्टिव नहीं है, लेकिन ब्रोकन जीन्स कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव। तो इसका मतलब है कि वेस्ट वाटर अगर रिमूव नहीं करेगी टोटल, तो ऑब्वियसली इट विल रीच टू अवर एनवायरनमेंट। लेकिन ये एक मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मतलब सही बात है या यूजफुल हो सकता है। लेकिन और यूजफुल है भी, क्योंकि जिस शहर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है वहां पे मेरे इस रिसर्च से हो सकता है कि लोग हमारे इस रिसर्च को फॉलो करें और अपना नदी तालाब का मॉनिटर करें, और उससे पता चल सकता है कि शहर में कुछ ऐसा स्पाइक आने वाला है या नहीं। तो आता तो एक्सक्रीशन से ही है। जो बीमार लोग होते हैं, जो आज अगर मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगा, क्लिनिकल सिम्टम 7 से 10 दिनों में आएगा मुझे, लेकिन एक्सक्रीशन में कल से शुरू हो जाएगा। तो हमारे शरीर से ही उत्सर्जित होता है ये वायरस, जो नदी या तालाब या पानी में पहुंचता है। बिल्कुल સૈજલ જી, હવે આ આખી વાતને આપ કઈ રીતે જુઓ છો? જે પ્રકારે આખી સમગ્ર બાબતે સામે આવી અને જે વાયુ વેગે આ સમાચાર વહેતા થયા અને આનું હજી એમસી તરફથી પૂરેપૂરું સ્પષ્ટીકરણ તો હજી નથી આવ્યું, ત્યારે જે રીતે મનીષે અહીંયા વાત કરી કે આખી એ લોકોએ ગંભીર બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને બધા જ પ્રૂફ આપ્યા કે સાબરમતીમાં, કાંકરિયામાં આ રીતે આના પોઝિટિવ સિમ્ટમ્સ મળ્યા છે, તો તમારે આગળ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. હવે અહીંયા એએમસીની કામગીરી અને આ આખી બાબત જે વાયુ વેગે ફેલાઈ છે, આપ એને કઈ રીતે જુઓ છો? હવે અત્યારે કેવું છે કે મનીષજીની વાત સાંભળ્યા પછી કે જેમને પોતે જ એમની ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જ આજે પ્રયોગ થયો છે અને જેના રિઝલ્ટ આપણને મળ્યા છે અને જે એમને પબ્લિશ કરવાના, એટલે આ તો મને એવું લાગે છે કે થોડુંક પત્રકાર જગતની અંદર પણ આ ખોટું થયું છે કે વાવ આવ્યો, નળિયું ખસ્યું, કૂતરું ફસ્યું અને આકાશ પડ્યું કરીને આપણે અત્યારે દોડી ચૂક્યા છીએ. આ વસ્તુ થવાની જરૂર નહોતી. મને અત્યારે સૌથી મોટી એવું લાગે છે કે જે સાહેબે જે અત્યારે એક્સપ્લેનેશન આપ્યું મનીષજીએ,
એ એક્સપ્લેનેશન સૌથી પહેલું આ એક્સપ્લેનેશન છાપવાની જરૂર હતી કે સોશિયલ મીડિયા કે મીડિયામાં મૂકવાની જરૂર હતી, અને એના પછીની વાયરસ મળ્યો એ વસ્તુ છાપવાની જરૂર હતી. અત્યારે એવું થયું કે વાયરસ મળ્યો પણ જીવતો કે મરેલો. સાહેબ અત્યારે જે પ્રમાણે બધું આપણને બહુ સરસ રીતે એક્સપ્લેન કરીને કીધું કે વાયરસ મળ્યા છે એટલે એનો આરએનએ મળ્યો છે, જીવતાની મરેલા મળ્યા છે, અને આની અંદર કઈ ખાસ એવું છે નહીં કે જે તમને ઇન્ફેક્ટ કરીને આગળ લઈ જઈ શકે. અને એમનો જે સર્વે હતો એ તો આપણે ટ્રીટમેન્ટ પૂરતો જ હતો કે ભાઈ ટ્રીટમેન્ટની ઉપર એમણે એક બીજો કેમેરો મૂકી દીધો, એવું કહી શકાય કે આ પ્રાણી ટ્રીટ થઈને પ્રોપરલી બહાર આવે છે કે નહીં. એટલે અહીંયા પોઈન્ટ એ આવ્યો છે કે એએમસી હોય કે કોઈ પણ બીજી એજન્સી, જે બી ઓથોરિટી, દરેક સ્ટેટની કે શહેરની એ ઓથોરિટીએ એમની જે ટ્રીટમેન્ટ પદ્ધતિ છે એમાં ક્યાંક કંઈક ફેરફાર કરવાની એક જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. આ એક આખી વાતનો એક સાર આવો નીકળતો દેખાઈ રહ્યો છે. એટલે ટ્રીટમેન્ટની અંદર ક્યાંક કોઈ ખામી છે, અને ટ્રીટમેન્ટને આપણે પ્રોપરલી સેટ કરવાની, એક ફાઇન ટ્યુન કે રિફાઇન કરવાનો વારો આવ્યો છે કે જેનાથી આપણે આપણા જે જળ સ્ત્રોત છે એને આપણે સાચવી શકીએ. એટલે અત્યારે હાલ પૂરતું જે રીતે સાહેબે કીધું છે એ રીતે જે પેનિકનું વાતાવરણ થઈ ગયું છે, લોકોને એમ જ થયું આખી સાબરમતી નદી પોઝિટિવ આવી ગઈ એટલે નદીને ક્વોરન્ટાઇન કરવાની કે નદીને, એટલે આ ઘણા બધા સવાલો ઉભા થઈ ગયા કે નદીનું પાણી પીવાય કે ના પીવાય ને આ બધું શું છે. એટલે આમાંનું કશું સાહેબે જે રીતે વાત કરી એ રીતે મને લાગે છે કે આમાંનું કશું છે નહીં. પણ હવે વાવ આવ્યો, નળિયું ખસ્યું, કૂતરું ફસ્યું, એટલે આકાશ પડ્યું જ છે માથે. હવે આને ક્યાંક અહીંયા રોક મૂકવાની જરૂર છે. મને એટલે આજે સ્પષ્ટીકરણ જે આઈઆઈટી માંથી સાહેબે આપ્યું મનીષજીએ, એટલે આનાથી પછી, અને એ પોતે જ સંસ્થા છે એ કે જેણે આ રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે. તો રિપોર્ટ સાચો છે કે ખોટો છે એને કરતા રિપોર્ટ હંમેશા સાચા જ હોય, પણ એનું જે ઇન્ટરપ્રિટેશન થવું જોઈએ બહુ ખોટી રીતે થયું હોય એવું મને અત્યારે લાગી રહ્યું છે. मनीष जी, आने वाले दिनों में अगर ये बड़ा मनीष जी, आने वाले दिनों में अगर ये बड़ा रूप धारण करता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि अहमदाबाद वासियों के लिए ये गंभीर बाबत सामने आती है, तो फिर प्योरिफिकेशन के मामले में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम इसको आगे बढ़ने से रोक पाए? नहीं, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सैयद बोरा जी ने बातों को सुना और समझा। तो मुझे तो एक जजमेंट मिल चुका है कि देखिए, हम पेपर लिखते हैं और वो बहुत ही टेक्निकल पेपर होता है, और एक पत्रकार, मतलब विथ ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि बाकी यहाँ के जो भी पत्रकार होते हैं, पीटीआई वाले, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, इंडियन एक्सप्रेस वाले, वो भेजते हैं हमें लिख के कि देख लीजिए कहीं मैं टेक्निकल एरर तो नहीं कर रहा हूँ। ये जर्नलिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। लेकिन जो ये हिंदी न्यूज़पेपर ने सबसे पहला कवर जो इस काम को किया है, वो एक हिंदी न्यूज़पेपर ने किया है। वो आदमी लिख रहा है कि 600 सैंपल लिए, भाई हमने 16 सैंपल लिया है पेपर में, उसको ये नहीं पता है कि सैंपल क्या है और रिजल्ट क्या है। तो मुझे हंसी आ रही, 600 सैंपल एनालाइज करने के लिए लाखों रुपए लगेंगे, तो मतलब उतना, और वो लिख रहा है कि 600 सैंपल। तो जिस आदमी को ये सेंस नहीं है कि ये नंबर ऑफ सैंपल है कि ये रिजल्ट है, तो वो अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखता है और हम लोग सबको परेशान कर देता है, तो ये जर्नलिज्म के बारे में थोड़ा सा मतलब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि इसका क्या है। तो सबसे पहली बात देखिए, एक गुजरात एक अग्रणी राज्य रहा है, एग्जाम्पल सेट करता है। ये बात कहने में मैं 4 साल से ही यहाँ हूँ, लेकिन ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सेट होता है बाकी लोग फॉलो करते हैं। तो हमें भी वेस्ट वाटर सर्वेलेंस अब बहुत जगह आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले साथ मिला कि आप जाइए करिए। ये नहीं सोचते कि नहीं ये मतलब इस तरीके का बवाल हो जाएगा उसका, वो मतलब, तो इसके लिए तो ये हमारा जो स्टडी है वो उसके इम्प्लीकेशन ना सिर्फ इंडिया के लिए अच्छे हैं, बल्कि आसपास के राष्ट्र, बांग्लादेश में कितने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, तो कम से कम वहां पे वो लोग अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने नदी तालाब का ही मॉनिटरिंग शुरू करें, तो एटलीस्ट कुछ अगर स्पाइक आ रहा है तो पहले से पता चल जाएगा। तो इसके अच्छे उपयोग हैं, अभी इसको डरने की कोई बात नहीं, इसको रिमूव करने की। आप एक बात बताइए कि मतलब एक जो एक इनर्ट चीज है जो हमें ना हानि पहुंचा रही है ना कुछ कर रही है, उसके लिए हम को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। બિલકુલ સૈશવજી, અહીંયા જયારે આખી વાત સામે આવી, અત્યારે ચોમાસાની પણ ઋતુ છે, મચ્છરજન્ય રોગચાળામાં આમ પણ વધારો થાય, પાણીજન્ય રોગચાળામાં પણ વધારો થાય, અને એમાં પણ જે રીતે આ વાત વાયુ વેગે ફેલાઈ અને બધાએ માની જ લીધું કે આખી સાબરમતી નદીમાં કોરોના છે, હવે પાણીનો આપણે ઉપયોગ તો પીવામાં કરી રહ્યા છે, હવે આપણને પણ થશે, ત્રીજી લહેર તો બાકી છે, એટલે આ બધી વાતોની વચ્ચે જયારે હવે આ ખરાઈ સામે આવે છે, ત્યારે આગળના સમયમાં લોકોએ કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું સૌથી વધારે જરૂર છે, અને સાથે જ બધી હોસ્પિટલોનું જયારે ગટર લાઈન છે એ ક્યાં જોડાયેલી છે, એ
એના માટે સરકાર કંઈ ધ્યાન આપે છે કે નહીં? અથવા તો ઘણી બધી વાર આપણે જોયું છે કે લોકો પાણીની અંદર જે અસ્થિયા છે, જે પછી કાં તો પછી જે અંતિમ વિધિ કરેલા કપડાં છે ને ફૂલ છે એ બધું નાખતા હોય છે. એને પણ આ એક બાબતનું આ એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ સમજીને આપણે અહીંયા અટકી જવાની જરૂર છે, એવું લાગે છે કે નહીં આપને? बिल्कुल। અને પહેલા તો સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે हमारा गुजरात ने हमारे गुजरात को आपने आगे आगे लाके रख दिया है। सर थोड़ा मैं हिंदी में भी बात कर लूंगा ताकि सर से थोड़ा कन्वर्सेशन अच्छे से हो सके। बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि देखिए अस्थिया है वो तो बहुत सारे 350-400 डिग्री टेम्परेचर में होके आ रही है, तो उसके अंदर तो कुछ ज्यादा और हम लोग जैसे गुजरात में तो ये है कि सिंबॉलिक रहता है, थोड़े बहुत ही अस्थि लेके हम लोग नदी में प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा फूल और उसके लिए हमारे सारे जो भी लगे हुए हैं कि उसके ऊपर हम लोगों ने ब्रिज के ऊपर कुंभ रख दिए है, तो ज्यादातर लोग वही डालते हैं। ठीक है, कुछ 2-5% लोग ऐसे रहेंगे कि जो अंदर फेंकते नदी में, लेकिन कुदरती स्रोत को गंदा मत करो, ये सेंस काफी हद तक हमारे पास में है और वी मेजर इट एंड मॉनिटर इट। अब मेरा सवाल ये है कि सर ये प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जितना भी हम लोग वेस्ट वाटर जनरेट करते हैं कि हमारे गटर सीवर से ये सारी चीजें जा रही है, मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि सारी की सारी चीजें अल्कली होती है, क्योंकि हमारा ये जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर हमारे मतलब डोमेस्टिक जो है, इंडस्ट्रियल की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन डोमेस्टिक वाटर ऑलमोस्ट इट इज ऑलमोस्ट अल्कली एंड मोर देन 8 to 9 pH, क्योंकि हमारे जितने साबुन है या वॉशिंग पाउडर है ये सारे कॉस्टिक सोडा से या और बाकी चीजें जिसमें डोलोमाइट रहता है या चाइना क्ले रहती है और हमारे जो भी मलमूत्र है जो भी है ये सारे अल्कली रहते हैं। तो ये कंडीशन के अंदर अगर रिवर की खुद की पीएच, आप साबरमती खुद की पीएच देख ले नदी की, तो वो भी 8 से ऊपर ही रहती है। तो अल्कली पीएच में वैसे भी हम लोग ये बोलते हैं कि वायरस सर्वाइव नहीं करता है, हम लोगों को इसीलिए साबुन से हाथ धोने के लिए बारी बारी कहा जाता है। तो इसके अंदर ये मामले में आपने कोई आपका कोई पेपर, ये जो पेपर है वो कुछ लाइट थ्रो कर सकता है क्या? मुझे तो मैंने तुरंत आपका क्विक सर्च किया था तो कि जान के अच्छा लगा कि आपको ये वैज्ञानिक मतलब आप ये पीएच और वो सब पे बात करते हैं और समझते हैं। तो हमारा सिर्फ ये है कि देखिए ये वायरस बहुत ही, मैंने कहा कि ये जब तक हमारे सिस्टम में है तब तक बहुत स्ट्रांग है और ये हमें मतलब कई जीवन का समाप्ति कर चुका है। तो लेकिन बाहर ये ज्यादा देर तक टिकता नहीं है और ये इन्वेलप्ड वायरस है जो नॉन इन्वेलप्ड वायरस से वीक होता है। तो इसका ये टूटेगा, हमने पीएच का इफेक्ट नहीं देखा है। मतलब मैं इसको बहुत ही अच्छे से एग्जांपल देता हूँ कि ये कोविड-19 इतना बड़ा हाथी है कि हमको तो यानी अंधा मनीष जी माफ कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो मैंने ये कहा कि मैं ये कहता हूँ कि ये कोविड-19 एक ऐसा हाथी है कि हमारे जैसा ज्ञानी अंधा भी लाखों लगेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके कई डोमेन हैं। हमारा एक्सपर्टाइज जो है वो है वेस्ट वाटर पे, कि वेस्ट वाटर में जीन को डिटेक्ट करके और ये उसको पॉपुलेशन से जोड़ सकें या क्लिनिकल पेशेंट के नंबर से जोड़ के हम ये कुछ दिखा सके। और देखिए ये हाथी अभी 1 साल पहले पैदा हुआ है, पैदा नहीं हुआ, बड़ा होके आया अचानक से। तो क्या कहते हैं तो इसलिए हर आदमी को अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई एरोसोल वाला काम कर रहा है, हर कोई मिलके काम कर रहे हैं। तो ये जो आपने पीएच का इम्पैक्ट बताया है वो एक अच्छे गहन का मतलब वस्तु हो सकता है और ये यही बात को जोड़ता है या कि देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए कि वो नहीं टिकेगा ऐसे पानी में। और इसलिए ये कहना कि जिंदा वायरस है और ये है वो सिर्फ सेंसेशन के लिए है, टीआरपी के लिए है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मतलब यही दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए धन्यवाद क्योंकि अगर आप हमारी बात आप तक नहीं पहुंचती तो मतलब कुछ और बातें हो सकती थी। तो यही है मेरा आपका जवाब। બિલકુલ સૈસવજી, આ ખરાઈની બહુ જરૂર હતી અને આ ખરાઈની વગર જે વાતો અત્યારે ફેલાઈ, મેં જેમ અગાઉ પણ મારા એક સવાલમાં કીધું કે ત્યાં સુધીની વાત પહોંચે કે સાબરમતી નદીનું પાણી જે બધું જો વાયરસ વાળું થઈ ગયું છે તો એના પ્યોરિફિકેશન માટે આપણી પાસે સાધન સામગ્રી છે, એએમસી તંત્ર પર ઘણા બધા સવાલ આવી ગયા, તંત્ર આ વાતને માનતું નથી એટલે ક્યાંક પોતાનો લૂલો બચાવ કરી રહ્યું છે। આ બધી જ બાબતો ઉપર કેટલાક ઘણા બધા સવાલો ઉભા થઈ ગયા છેલ્લા 5 કલાકની અંદર અને હવે જ્યારે જેને આ ખરાઈ આવી છે ત્યારે અંતમાં આપ શું કહેશો? नहीं, મને લાગે છે કે આપણે લોકોએ છે ને થોડુંક
સ્વસ્થ બુદ્ધિથી પણ આપણે વિચારવું પડે અને દરેક વસ્તુને માની લેવી ને એ અત્યારે કોરોના કાળમાં એની જરૂર નથી હોતી. કેમ કે આપણે એક અત્યારે સોશિયલ મીડિયા અને મીડિયાના એટલા બધા આદી થઈ ચુક્યા છીએ કે આપણે જે બી સાચું છે કે ખોટું છે એને માની અને તરત ભયના એક વાતાવરણની અંદર આપણે આવી જઈએ છીએ. એટલે પહેલી વસ્તુ એ છે કે માની નથી લેવાનું, દરેક વસ્તુ જે કઈ આવે એને માનવી નથી, પહેલા સમજવાની છે અને એના ઉપર 2-4 એક્સપર્ટ્સ, આપણે મનીષજી જેવા એક્સપર્ટ્સની રાહ જુઓ કે આની અંદર કંઈક એમને ઓપિનિયનની રાહ જુઓ. હું સાંજ સુધી કદાચ અત્યારે આજે રાત થશે ત્યાં સુધીમાં તો ઘણા બધા ડોક્ટર્સ પણ મેદાનમાં આવી જશે અને દરેક વ્યક્તિ આવીને પોતપોતાના ઓપિનિયન મૂકશે. એટલે કોઈ એક પોઈન્ટ આવે કે કોઈ મુદ્દો આવે તો એની ઉપર જરાય પેનિક કરવાની જરૂર નથી અને બીવાની જરૂર નથી. અને એનાથી વધારે કે આપણે જે ફોરવર્ડિયા કહીએ છીએ ને, ફોરવર્ડિંગનો જે આપણો નેચર થઈ ગયો છે ને, એને ક્યાંક થોપ આપવાની જરૂર છે કે ના આટલું બધું જલ્દી ફોરવર્ડ નથી કરવું, મારે થોડીક સમજણ સાથે વાત કરવી છે. એટલે જ્યારે અને સાહેબે કીધું એમ કોરોના બહુ મોટો હાથી છે જેની ઉપર અત્યારે લાખો વૈજ્ઞાનિકો કામ કરી રહ્યા છે, છતાંય કોકને એ હાથીના પગ પકડે છે, જેના હાથમાં આવે છે એને થાંભલા જેવો હાથી લાગે છે, જેને પેટ હાથમાં આવ્યું છે તો મોટી ટાંકી જેવું કે છે, જેના હાથમાં પૂંછડી આવે છે કે પૂંછડીનો એક દોરો આવે છે એને દોરડી જેવું લાગે છે. પણ હજી સુધી હાથીનું આખું પિક્ચર આપણી પાસે આવ્યું નથી. એટલે આના માટે બહુ ધીરજપૂર્વક અને શાંતિથી આપણે આગળ વધવું જોઈએ. એક સમાજ તરીકે આપણે પોતે એક મેચ્યોરિટી થોડીક જો લાવીશું તો જ આમાં આપણે આગળ વધી શકીશું ને એમાંથી બહાર નીકળી શકાશે. અને આ ચોક્કસ આ સાહેબે જે પ્રમાણે મનીષભાઈએ કીધું કે આનો ઉપયોગ છે કે ત્રીજો વેવ આવી રહ્યો છે, બીજો વેવ આવી રહ્યો છે કે ચોથો વેવ આવી રહ્યો છે, એને જાણવા માટે આપણે આ એક બહુ મોટાનું એક મોટું પરિબળ આપણને મળી શકે એમ છે. અને એના પરિબળના જે પરિમાણ આવે છે એના ઉપર જો આપણે આગળ વધીશું તો આપણે ઘણી બધી જાનહાનિ થતા અને આપણે ફરી ત્રીજા વેવથી આગળ જતા કે ત્રીજા વેવમાં અંદર એન્ટર થતા બી આપણે બચી શકીએ. એટલે જે કઈ સંશોધન છે, જે રિસર્ચ છે, એને કન્ક્લુઝન અને ફાઇનલ માનીને આગળ ના વધવું. સંશોધન હંમેશા કોમા હોય છે, ફૂલ સ્ટોપ નથી હોતું. એટલે એના પછી આગળ પણ કંઈક નવું આવતું હોય છે. એટલે સંશોધન ભલે ચાલુ રહે અને એમાંથી જે કંઈ આવે એ સાચું પણ હોઈ શકે છે, ખોટું પણ હોઈ શકે છે. અને રસાયણશાસ્ત્ર હોય કે કુદરતનો એક હંમેશા નિયમ છે કે ક્યારે 1+1 2 નથી થતું. ઘણી બધી વખત આની અંદર 1+1 11 પણ થઈ જતું હોય છે અને 1+1 છતાંય 0 રિઝલ્ટ મળતું હોય છે. એટલે બધી જ વસ્તુઓને ગણિતમાં સેટ કરવાની જરૂર નથી. કેમેસ્ટ્રી હોય, બાયોલોજી હોય કે બાયોકેમિસ્ટ્રી હોય, આ ક્યાંય જગ્યાએ તમને 1+1 2 थતું એટલું जल्दी જોવા नहीं મળે સિવાय કે मैथमेटिक्स। बिल्कुल। तो मनीष जी, आपका तो पहले एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल में आकर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जो बात अभी जो कह रहे थे ना कि अफवाह के रूप में जो आगे बढ़ रही थी, उस पर आपने बहुत बड़ी रोक लगा दी और हमारे चैनल पर आकर आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये मैं बताना चाहूंगा सेसर जी को कि मैंने इनको बोला था कि मुझे बहुत जगह रोक लगाना है तो मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन आपका जो मिला ताल और सुर से सुर जो मिला और जो आपने समझा उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि मुझे बहुत मतलब आपने ऊपर से उठ के आपने एक और ये बहुत अच्छी बात कही कि ये फॉरवर्डिंग या ये जो मतलब चीजों को समझ के बिना आगे करना, ये सब चीज। और देखिए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये स्टेरॉइड का इफेक्ट और ये सारा चीज जो हुआ है वो उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा था कि मतलब जैसे ही किसी को पता चला अच्छा ये काम करेगा, सब लोग करने लग जाते हैं। तो ये हमें अभी तो और सावधान होकर चलना पड़ेगा। और ये कोमा वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं कि क्या कहते हैं रिसर्च में कभी फुल स्टॉप नहीं होता। और ये एक अच्छा टेक्निक बनेगा ताकि हम अर्ली वार्निंग कर पाएंगे और इफेक्टिव। जी थैंक यू सो मच सर, થેન્ક યુ। દર્શક મિત્રો, આજે ખાસ વાત કરી જે પ્રકારે સાબરમતી કોરોના વાળી થઈ અને આના પર જે ખરાઈની ખરેખર જરૂર હતી અને આ ખરાઈ આજે આપી। મનીષજી મારી સાથે જોડાયા હતા, સૈશવજી જોડાયા હતા, બંને મેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર આ સમગ્ર ચર્ચામાં આપ જોડાયા તે બદલ। તો દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ સમય થયો રજા લેવાનો, ફરી મળીશું આવા જ એક રસપ્રદ વિષય સાથે। ત્યાં સુધી મને રજા આપશો, નમસ્કાર।